आज हम लोग जून 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कथन और अभिकथन से है। कथन और अभिकथन से रिलेटेड है। शैव सिद्धांत पर आधारित तिरुमंदिरम नामक रचना के लेखक तिरुमलार का मत है कि आत्मा पदार्थ से कम नहीं होती। आत्मा पदार्थ से कम नहीं होती। इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है। किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है। ठीक है, तो ये जो है कथन ए है, जो तिरुमंदिरम रचना से संबंधित है। तिरुमलार इसके राइटर हैं और ये रचना शैव सिद्धांत से संबंधित है। बी आर जो है रीजन इसका है, अभिकथन और रीजन। प्रेम एवं शिवम, प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम अपनी चरम अवस्था में शिवम पर पहुंचता है और उसी आनंदप्रद अवस्था में विश्रांति पाता है। ठीक है, तो ये जो है इस शैव सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पदार्थ और आत्मा को कम नहीं माना गया है और प्रेम और शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है, मतलब एक ही चीज है। और प्रेम अपनी चरम अवस्था में शिवम पर पहुंचता है। ये दोनों क्या है, सही है। और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर ए है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहां से, तो ये तो स्टेटमेंट वाला है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है तिरुमंदिरम नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार तिरुमलार हैं। ठीक है, और ये रचना किससे संबंधित है? तो तिरुमंदिरम नामक रचना किससे संबंधित है? शैव सिद्धांत पर आधारित है। इस और ये जो रचना है तिरुमंदिरम, ये दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक मानी जाती है। योग से ये संबंधित है, योग और क्रिया से संबंधित है। इसमें रहस्यवाद, अद्वैतवाद, शैव सिद्धांत, इन सब का उल्लेख हमें मिलता है। और 1992 ईस्वी में ये 3 खंडों में प्रथम बार इंग्लिश में लिखी गई। इस रचना को 1992 में 3 खंडों में प्रथम बार इंग्लिश में लिखा गया। तिरुमंदिरम ए क्लासिकल ऑफ योगा, तिरुमंदिरम ए क्लासिकल ऑफ योगा एंड तंत्र के नाम से लिखी गई। और इसे जो है, ये जो तिरुमंदिरम है, तिरुमलार हैं, इनकी जो संस्था है क्रिया, योगी क्रिया संस्थान ने इसे पब्लिक कराया है। योगी क्रिया संस्थान से ये पब्लिश है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, कथन क्या सही है क्या नहीं सही है वाला। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि है। न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि है, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है। तो ये सही है कि न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि हैं और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रदान की। न्याय तत्व के साथ साथ इन्होंने रहस्यवाद पर भी किताब लिखी है। और बी
इस संप्रदाय का औसत सिद्धांत प्राप्ति है, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति परम समर्पण। तो ये जो न्याय तत्व है, इसका सिद्धांत क्या है? प्राप्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण होना। ईश्वर के प्रति समर्पण होना, ईश्वर में लीन हो जाना ही इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो प्रमुख सिद्धांत है। तो ए और बी दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट सी, नाथ मुनि द्वारा संस्थापित संप्रदाय अघोर के रूप में विख्यात हुआ। तो नाथ मुनि वास्तव में वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नाथ मुनि वैष्णव धर्म से संबंधित थे और ये जो अघोर संप्रदाय है, इसके बारे में कहा जाता है शिव के द्वारा अघोर संप्रदाय और उनके अनुयायियों के द्वारा अघोर संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो ये सी वाला कथन जो है ये गलत है। फिर डी, नाथ मुनि रामानुज के उत्तराधिकारियों में से एक थे। नाथ मुनि रामानुज के उत्तराधिकारियों में से एक थे। तो ये जो नाथ मुनि हैं, ये रामानुज के उत्तराधिकारियों में से एक नहीं थे, क्योंकि नाथ मुनि पहले थे और रामानुज बाद में थे। तो कहा जाता है कि रामानुज जो थे नाथ मुनि के शिष्य थे या उनके मार्ग पर आगे चले। तो ये सी वाला क्या है? सी कथन गलत है। सी कथन गलत है। और फिर ये डी वाला जो है, नाथ मुनि रामानुज के उत्तराधिकारियों में से एक थे, डी वाला भी गलत है। रामानुज जो है नाथ मुनि के उत्तराधिकारी नहीं थे, ये उनके शिष्य थे। उत्तराधिकारी जो है यमुना जी थे। और डी गलत, सी और डी गलत है। ई, नाथ मुनि सतकोप के गीतों से प्रभावित थे। तो ये सही है कि नाथ मुनि सतकोप के गीतों से प्रभावित थे। तो इसमें ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी ई, सी वाला जो है वो क्या है? सही है। सी वाला क्वेश्चन सही है और बाकी जो उसमें दो गलत इंफॉर्मेशन। लेकिन पांचों इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, उससे संबंधित अगर क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से उसको कर लें, दूसरे नए क्वेश्चन को। एक कुछ बातें और, नाथ मुनि को श्रीमान नाथ मुनिगल के नाम से भी जाना जाता है। नाथ मुनि को श्रीमान नाथ मुनिगल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड हाफ जो है 9th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ 10th सेंचुरी, मतलब 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इस पे ही डायरेक्ट पूछ सकता है, नाथ मुनि पर ही इंफॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड जानकारी रहे आपको। और हमने बताया कि इन्होंने योग रहस्य की भी रचना की और न्याय तत्व की भी रचना की। ये संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान, ये संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान थे। और ये जो यमुनाचार थे, यमुनाचार नाथ मुनि के पौत्र थे। यमुनाचार नाथ मुनि के पौत्र थे, ठीक है। यमुनाचार नाथ मुनि के पौत्र थे और ये उनके उत्तराधिकारी भी थे। ये इनके उत्तराधिकारी भी बने और इन्होंने एक किताब लिखी जो अलवार भक्तों के प्रचलित गीतों का संग्रह है। नाथ मुनि अलवार थे, मिलाने को दे सकता है, तो नाथ से आदमी समझेगा शिव से, लेकिन नाथ मुनि अलवार से संबंधित थे, ये वैष्णव से संबंधित थे। ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी खास बात कि जो किताब का नाम मैंने बताया, नालायिर दिव्य प्रबंधम, नालायिर दिव्य प्रबंधन, नालायिर दिव्य प्रबंधन जो है ये यमुनाचार्य ने लिखा। और ये क्या है, पूछ सकता है, मिलाने को दे सकता है ये किताब, या ये पूछ सकता है किताब संबंधित है। तो ध्यान रखिए, ये अलवार भक्तों के प्रचलित गीतों का संग्रह है। अब तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है?
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 28 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश और है, मतलब टोटल कितने हैं? 34 है, 28 नहीं है। ये जो 28 वाला है ये गलत है। बी, उच्चतम न्यायालय के पास मौलिक एवं अपीली अधिकार क्षेत्र होता है। सही बात है, उच्चतम न्यायालय के पास मौलिक एवं अपीली अधिकार क्षेत्र होता है। सी, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरित विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। तो ये सी वाला विभाग जो है स्टेटमेंट सही है। तो बी और सी दोनों क्या है? सही है। डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसके नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये बात सही है कि 42वें संविधान संशोधन में जो है क्या दिए गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन अक्सर पूछा जाता, मिलाने को देता किस सन में? तो 1976 में ये हुआ है। देखिए ये मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब क्या है? अब जो है ये मौलिक कर्तव्य 11 है। 86 संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो है मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जिसमें हर माता पिता को अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी जरूरी है, स्कूल में नामांकन कराना जरूरी है। ये मौलिक कर्तव्य हो गया है। ठीक है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से हो रही? अक्सर कभी कभी दे देता है, जीएस में भी आता है, यहां भी आ जा सकता है, ये भी पार्ट है आपका। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वे अनुच्छेद 124 के तहत हो रही है। उसकी स्थापना, उसके संगठन का जो ढांचा कार्य करता है अनुच्छेद 124 के तहत कार्य करता है। अब चौथा क्वेश्चन मंदिर पर है। इस मंदिर की आयोजना कुछ असाधारण सी है। इसका तल घर समुद्र के किनारे अवस्थित है, इसलिए स्वभाव मंदिर के अन्य भागों को इसके पीछे वाले हिस्से में रखा है। मध्य के भवन को एक बड़ी सी दीवार घेरे हुए है और खुल दलान में पश्चिम से प्रवेश करना पड़ता है। लगता है कि पश्चिमी दौर पर बाद में 2 और देवस्थानों को जोड़ दिया गया, जिसमें से एक छोटा विमान है, जिसके सर्वप्रथम दर्शन पर वह हमें मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मालूम पड़ता है। इस प्रकार मंदिर के जो भाग बढ़ाए गए हैं उनके कारण तरवर्ती मंदिर और उसके 2 विमानों का रूप असमान सा है, पर किसी भी कद कम मनोहर नहीं है। उपयुक्त गद्यांश किस मंदिर की वास्तुकला का वर्णन करता है? देखिए हमने आपको बताया कि अब आजकल मंदिर, पहले मंदिर की शैलियों से क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अभी भी आते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट मंदिर पर ही पूछ लेता है। तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मंदिर से जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसमें ए दिया है कोणार्क मंदिर, बी दिया हुआ है मामल्लपुरम, सी दिया है कुमारी टेम्पल, कुमारी मंदिर, और डी दिया हुआ है द्वारका। तो इसमें सही आंसर जो है इसका मामल्लपुरम का जो मंदिर है, मामल्लपुरम का जो मंदिर है, इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये मामल्लपुरम के मंदिर से संबंधित है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अब कोणार्क मंदिर, अब इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। कभी कभी मंदिर और उसके जगह को दे देता है और मिलाने को दे देता है, ठीक है, मंदिर और उसकी जगह। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अलग से पूछता है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। मामल्लपुरम मंदिर कहाँ है?
दक्षिण में है। कुमारी मंदिर, कुमारी मंदिर कहां है? और द्वारका, द्वारका जो है ये गुजरात में है, हिंदू का एक महत्वपूर्ण प्लेस है। तो ये जानकारी होनी चाहिए कौन क्या है और किससे संबंधित है। अलग क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है। नेक्स्ट, उस अभिलेख का नाम बताएं जो कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं का विनाश करने के बाद अपनी माता देवकी के पास जाने का उल्लेख करता है। तो ये 4 प्रकार के अभिलेख ABCD दिए हुए हैं। पहला जूनागढ़, दूसरा भीतरी अभिलेख, तीसरा नानाघाट अभिलेख, चौथा नासिक अभिलेख। तो ये जो है ये भीतरी अभिलेख है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, जो गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील से प्राप्त हुआ है। ये इसका सही आंसर है। ये जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख दे देता मिलाने को कौन शासक और कौन अभिलेख लिखे हैं। तो रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अलग से पूछा है, जूनागढ़ अभिलेख किसके? रुद्रदामन से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। फिर नानाघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख, नानाघाट महाराष्ट्र में है और नासिक भी महाराष्ट्र में है। तो इन सब अभिलेखों के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप लोग घर पे पढ़िएगा। कैसे? सिलेबस सामने रखकर क्वेश्चन जिस टाइप के बन रहे हैं, जहां जहां से उन चीजों को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हेनसांग एवं अलबरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेख अपने विवरणों में अभिलिखित किया है। ये बात सही है कि हेनसांग अलबरूनी ने जो है कनिष्क के द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार जो निर्मित कराया था उसका उल्लेख किया है। अब बी, बौद्ध दार्शनिक असघोष, पार्स और वसुमित अक्सर पूछता है कि असघोष, पार्स, वसुमित कौन है, किसके कार्यकाल में थे? ये सब किसके कार्यकाल में थे? कनिष्क के कार्यकाल में। किससे संरक्षण दिया था? किसने? कनिष्क ने संरक्षण दिया था। तो बौद्ध दार्शनिक असघोष, पार्स और वसुमित ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कनिष्ककालीन सिक्के के पृष्ठभाग पर ओएशो, शिव, साक्यमो, बोडो, ओएडो, एस्सो इत्यादि का निरूपण मिलता है। तो यह बात सही है कि कनिष्क के सिक्कों पर पृष्ठभाग पर इन लोगों का उल्लेख मिलता है। ये सी भी सही है। डी, कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के के पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि में लेख मिलता है। खरोष्टी लिपि में लेख नहीं मिलता है। किस लिपि में मिलता है? ये गलत है। डी क्या है? डी गलत है। ई, कल्हड़कृत रातरंगिणी में, कल्हड़कृत रातरंगिणी में हुस, जुस एवं कनिष्क नामक 3 शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन का उल्लेख किया गया। तो कल्हड़ की रातरंगी कश्मीर के शासक के समय में लिखी गई, कश्मीर के बारे में बताती है और 3 शासकों का उल्लेख करती है। ये ई वाला भी सही है। इसमें जो है गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसमें गलत दिया हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन किया है उसमें सही है। एक्सप्लेनेशन में क्या किया है? सही है। ठीक है। तो ये जो है गलत कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सी वाला, सॉरी डी वाला गलत है। खरोष्टी, खरोष्टी की जगह किस भाषा में है? खरोष्टी की जगह जो है यूनानी भाषा में, यूनानी लिपि में, भाषा में ये लिखा गया है। ये जो कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण है, कुषाण वंश महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कनिष्क वंश का महान शासक, सॉरी कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था।
और इसकी जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी पेशावर में थी, जिसे पुरुषपुर के नाम से जाना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी मिलाने को दे देता है। तो पेशावर पुरुषपुर में, और दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा में थी। दूसरी राजधानी कहां थी? मथुरा में थी। और बाकी जानकारी आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। बहुत से लोग जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो कुशाण काल को मानते हैं कि भारत का स्वर्ण युग था। बहुत से इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो गुप्त काल को मानते हैं, और जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो कुशाण काल को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में विकास बहुत चरम सीमा पर कुशाण काल में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी वाला अक्सर क्वेश्चन आता है, फिर आ गया। देखिए, केरल वर्मा द्वारा शकुंतलम का मलयालम में अनुवाद। केरल वर्मा द्वारा शकुंतलम का मलयालम में अनुवाद। फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु। फिर बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया। ये सभी स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अब इसमें बागान श्रमिकों की अवस्था पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा किसे भेजा गया था? द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया था कि बागान श्रमिक जो थे उनकी स्थिति क्या है, उसकी जांच के लिए भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ को भेजा गया था। फिर डी जो है, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज स्थापित किया गया। पूछ लेता है संस्थापक और जो समाज स्थापित हुए, मिलाने को दे देता है। तो ध्यान रखिए कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। डी हो गया। फिर ई, सीवी रमन पिल्लई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन वर्मा का लेखन किया गया। ये भी बात सही है, पांचों स्टेटमेंट सही है। इसकी डेट के अनुसार आपको क्रमबद्ध करना है। तो सीवी रमन ने जो है मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा, और उसका नाम क्या? मार्टन वर्मा। मार्टन वर्मा को सीवी रमन ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कौन कब कब स्थापित हुए? तो पहला है केरल वर्मा द्वारा जो शकुंतलम का मलयालम में अनुवाद हुआ, ठीक है, वो 1882 में हुआ। वो कब हुआ? 1882 में हुआ। फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के महान नाटककार माने जाते हैं, और हिंदी के में बहुत फेमस नाम भारत तेंदु हरिश्चंद्र का है। इनकी जो मृत्यु है जनवरी 1885 को हो रही है, 1885 में हो रही है। फिर तो ये क्रम होगा, केरल वर्मा शकुंतलम का मलयालम में 1882, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 1885। फिर असम के बागान श्रमिकों की अवस्था को जानने के लिए जो भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली के नेतृत्व में जो दल भेजा गया था, वो 1885 और 86 में भेजा गया था। 1885 और 86 में भेजा गया था। अब शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज स्थापित किया गया फरवरी 1887 में किया गया। नेक्स्ट, सीवी रमन पिल्लई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन वर्मा का लेखन 1891 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से क्रम जो लगेगा, तो फिर आपका ABCDE वाला सी वाला सही है, और आप इसको ध्यान रखिए। अब इसको शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं, मान कभी रिपीट किया कहीं, तो देखिए केभा असी सी, केभा कैसे केरल, कैसे केरल है। ये जो घटना घट रही है 1885 में, और से भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु है 85 में, ठीक है। केभा
अस्सी सी। तो असम में बगान वाला जो है 1885 और 56 में, और फिर उसके बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 में, और सीवी रमन पिल्लई के द्वारा 1891 में। तो आप इसको केभा आसी सी के तरीके से भी ध्यान में, भाई डेट नहीं याद है तो कम से कम नाम याद है, उससे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंदा बहादुर के अधीन सिखों ने सरहिंद, दिसार, सहारनपुर की सरकारों में नाटकीय सफलता प्राप्त किया। तो ये कथन क्या है? ये सही है, बंदा बहादुर ने सफलता प्राप्त की थी। देखिए बंदा बहादुर पिछले वाले में क्वेश्चन में भी आया था, यहां भी आया है और कई तरीके से आता है। दूसरा बी, बंदा बहादुर ने मुखलिसपुर में राजधानी स्थापित किया। तो मुखलिसपुर में बंदा बहादुर ने राजधानी स्थापित किया था। बी वाला भी स्टेटमेंट राइट है, सही है। सी, बंदा बहादुर ने सिख गुरुओं के नाम से सिक्के जारी किए। यह भी सही है कि बंदा बहादुर ने सिख गुरुओं के नाम से अर्जुन और आखिरी वाले गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट डी, तो ए बी सी सही है। डी देखिए, बंदा बहादुर ने मुगलों के आदेश पर उनकी मोहर का प्रयोग आरंभ किया। बंदा बहादुर ने कभी भी मुगलों के आदेश को माना ही नहीं, तो मोहर कैसे प्रयोग करेगा? तो डी वाला क्या है? गलत है। अब ई, बंदा बहादुर ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ गठजोड़ अलायंस किया। तो बंदा बहादुर ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ कोई गठजोड़ नहीं किया। अजीत सिंह का संबंध मुगलों से था, तो उनके साथ भी उनका कोई संबंध नहीं था। डी और ई क्या है? गलत है। ए बी सी क्या है? ए बी सी सही है। ए बी सी सही है, यानी सी वाला क्या है? सही है। देखिए हमने पहले भी बताया कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था, और ये बैरागी बन गए और गुरबख्श सिंह के नाम से फेमस हो गए। गुरबख्श सिंह के नाम से फेमस हो गए, और बंदा बहादुर के नाम को जो है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने इनको बंदा बहादुर की उपाधि दी थी, और यह भी कहा था कि तुम मुगलों का सामना करो। और इन्होंने 1710 ईस्वी में सरहिंद पर और दिसार सहारनपुर पर आक्रमण किया। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की और कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा? ए, रेने डेकार्ट ने कहा। बी, ब्लाइस पास्कल ने कहा। सी, फ्रांसिस बेकन ने कहा। डी, बी, स्पिनोजा ने कहा। तो देखिए ये डेकार्टे कौन है? ये रेनेसा पुनर्जागरण काल के समय के स्कॉलर थे, ठीक है, फिलोसफर थे। और फ्रांसिस बेकन भी इंग्लैंड का फिलोसफर था, और साथ ही साथ वहां का स्कॉलर था, दार्शनिक था, साइंटिफिक अप्रोच को रखता था। तो ये रेने डेकार्ट गलत है, ठीक है, कि द न्यू इंस्ट्रूमेंट कभी कभी किताब मिलाने को भी आ जाता है, तो याद रखिएगा कि राइटर कौन है। और स्टेटमेंट ज्ञान ही शक्ति है, तो पुनर्जागरण काल के समय का ये है पूरा। तो रेने डेकार्ट गलत है, ब्लाइस पास्कल ये भी गलत है, फ्रांसिस बेकन, इसका सही आंसर इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन हैं। ये अंग्रेजी दार्शनिक हैं, और पुनर्जागरण मैंने आपको बताया ही, और ये फ्रांस में जो है इंग्लैंड की तरफ से राजदूत नियुक्त थे, और 1603 में इन्हें सर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। और इन्होंने
द न्यू इंस्ट्रूमेंट टू लिखा है, इसको याद रखिएगा। किताब मिलाने को आता है तो किताब मिलाने को आ सकता है यहां से। एक किताब और इन्होंने बहुत अच्छी लिखी, वो उसे भी याद रखिए, मिलाने वाले क्वेश्चन में वो आ सकता है या किताब पूछ सकता है। डी सैपियसिया वेटरम, डी सैपियसिया वेटरम इन्होंने लिखा। एक और किताब है द विजडम ऑफ द एशियट्स, द विजडम ऑफ द एशियट्स भी इन्होंने लिखा था। ये 3 किताबें फेमस किताबें हैं जो इन्होंने लिखा था, आपको ध्यान रखना है। एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, हो सकता हो कभी आई भी हो या आ सकती है। किसने कहा है कि किताबें चखने की लिए होती हैं? किसने कहा है कि कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं और कुछ निगलने के लिए होती हैं, और कुछ चबाने के लिए होती हैं और कुछ पचाने के लिए होती हैं। कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं और कुछ चबाने के लिए होती हैं और कुछ पचाने के लिए होती हैं। ये स्टेटमेंट जो है फ्रांसिस बेकन का है। याद रखिए, भविष्य में ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में आपके। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाप्रसारित संरचनाओं के प्रकार रूप है? ये जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है इसके रूप कौन कौन से? मैनहिर, मैनहिर ये है। मैनहिर क्या होता था? ये देखिए, ये जो महाप्रसारित संरचना है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, वास्तव में ये किससे संबंधित है? ये जो है इसमें मृत लोगों का शव को दफनाया जाता था, मृतक संस्कार से संबंधित है, और शवों को इसमें दफनाया जाता था और उनका कब्र बनाई जाती थी। तो ये जो मैनहिर है, ये गड्ढे में जो है लाश रहती थी और उसके ऊपर एक जो है बड़ा सा रॉड वो लगता था, उसे मैनहिर कहा जाता था। संगोरा वृत्त, ये भी जो है महाप्रसारित संरचनाओं का से संबंधित है। डॉलमैन आकार वाला ताबूत, ताबूत में जो है कफन और व्यक्ति को दफनाया जाता था, वो भी है। फड़ाकिती पसांग, हुड स्टोन, हुड स्टोन एक मेन्हिर है। कैरियन सर्किल है, डोलमेंटॉइड सिस्ट है, और हुड स्टोन फड़ाकिती पसांग ये भी उसी से संबंधित है। और नेक्स्ट अलाइनमेंट संरेखण है, ये भी क्या है? उसी से संबंधित है। तो ये चारों ए बी सी डी ई, ये चारों क्या है? ए बी सी डी ये चारों महाप्रसारित संरचना से संबंधित है, और इस हिसाब से ए बी सी डी ई, डी वाला आंसर सही है। देखिए, महाप्रसारण को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगालिथिक। और ये जो मेगालिथिक है ये कैसे आया है, कहां से आया है? तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक 2 वर्ड, मेगास और लिथोस से, मेगास और लिथोस से ये बना हुआ है। ये जो डॉलमेज होता था, पत्थर की मेज होती थी, उसमें कब्र टाइप का होता था। और हमने बताया गड्ढे वाली जो कब्र है उसमें ग्रेनाइट का जो पत्थर लगा है उसको मैनहिर कहा जाता था। और ये जो संगोरा वृत्त है, ये जो संगोरा वृत्त है, ये कहां से मिला है? चिंगलपुत तमिलनाडु से प्राप्त है। तो ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आते रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालय की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालय की स्थापना की। ए रंगून और सिंगापुर, बी रंगून और टोक्यो, सी सिंगापुर और टोक्यो, डी सिंगापुर और क्योटो। तो जो ए वाला है रंगून और सिंगापुर, ये सही है। इन्होंने एनआईए के जो 2 महत्वपूर्ण बनाए, एक रंगून में सिंगापुर में बनाया और दूसरा रंगून में।
अब देखिए कि ये है क्या, एनआईए है क्या, आईएनए। आईएनए क्या है? जो ब्रिटिश सेना के, ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, और इन्होंने और जापानी मेजर फुजीवारा, जापानी मेजर फुजीवारा, और सिख धर्म के थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, तो तीन लोगों ने मिलकर मोहन सिंह, ये यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि कैप्टन मोहन सिंह, जापानी मेजर फुजीवारा और सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह ने जो है मलाया में, कहां पर? मलाया में दिसंबर 1941 में, मलाया दिसंबर 1941 में आजाद हिंद फौज, आईएनए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले में मोहन सिंह और फुजीवारा, मेजर फुजीवारा और प्रीतम सिंह का नाम लिया जाता है। फिर 4 जुलाई 1943 को, लगभग 2 साल 1.5 साल के बाद 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने क्या किया? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। अक्सर पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपी थी? रास बिहारी बोस से सौंपी थी। यह आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता क्रम दे देता है, मोहन सिंह, रास बिहारी, सुभाष चंद्र, क्रम लगाई, तो ये क्रम रहेगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जा रहा। तो अब ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने दिल्ली चलो जय हिंद नारा, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा तो था ही, लेकिन इनका नारा दिल्ली चलो का नारा इन्हीं से रिलेटेड है और जय हिंद नारा भी इन्हीं से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, मिलाने में आ सकता है। और फिर क्या हो रहा है? सिंगापुर में बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। अक्सर पूछा जाता है कि आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद सरकार, देखिए दोनों में फर्क समझिए, आजाद हिंद सेना या फौज और आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद फौज को तो मोहन सिंह ने अपने साथियों के साथ स्थापित किया था, लेकिन आजाद हिंद जो सरकार है, जो अस्थायी सरकार है सिंगापुर, कहां? सिंगापुर में, इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? मिलाने में भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी में आ सकता है, तो याद रखना पड़ेगा कि 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को यह हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने, और इस जो सरकार बनी अंतरिम सरकार, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? अक्सर पूछा जाता है। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और सिंगापुर के अलावा इन्होंने रंगून में भी अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया था। अब इस सरकार को किसने किसने मान्यता दी थी, ये सब ध्यान रखने की बातें हैं, यहां पे क्वेश्चन जरूर आता है, बनता है। कौन कौन सरकार? तो अब एक चीज समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय। अब द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन है और दूसरी तरफ जर्मनी है। जर्मनी के जो साथी हैं और जो ब्रिटेन के साथी हैं, अब ये भारत में किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन के जानने वाले लोग तो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, अर्थात स्वतंत्रता संग्रामियों का साथ नहीं देंगे। तो कौन देगा? जर्मनी वाला जो गुट है उससे रिलेटेड लोग देंगे। तो उसमें कौन कौन था? उसमें पहला जर्मनी, दूसरा जापान। ये गतिविधियां जर्मनी जापान में क्यों हो रही है? जापान में इसीलिए हो रही हैं। अब्दुल्ला नाम से इन्होंने, ये जर्मनी भी गए थे सुभाष चंद्र बोस, नकली पासपोर्ट से। जर्मनी के बाद जापान ने इसको अनुमति दी थी। ये सरकार जो उन्होंने बनाया, इसको जो है मान्यता दी, जर्मनी ने दिया, जापान ने दिया, इटली ने दिया। इनके थाईलैंड, चीन, कोरिया, वर्मा, फिलीपींस, आयरलैंड, थाईलैंड, चीन, कोरिया, वर्मा, फिलीपींस, आयरलैंड, इन सभी ने जो है क्या कर दिया था?
मान्यता दी थी। तो ध्यान रखने की बात है, मान्यता का अलग से पूछ लेगा, या सुभाष चंद्र के बारे में क्या सही है, क्या क्या स्थापित किया, क्या हुआ, ये सारी बातें तो ध्यान रखना है ये आपको फैक्ट्स को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब क्या ए, सिक्के के रूप में रुपया का प्रयोग 17वीं सदी में मुगल कालीन भारत में घोषित किया गया। तो ये सिक्के का प्रयोग तो किया गया 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में नहीं, 16th सेंचुरी में किया गया। और किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। रुपया चांदी का होता था, उसका प्रयोग किया गया। तो ए वाला गलत है, ठीक है। फिर बी, शाहजहां के ससुर आसफ खान ने सक्रियतापूर्वक समुद्री व्यापार किया। जो बात सही है कि शाहजहां के जो है ससुर आसफ खान, ठीक है, शाहजहां के ससुर आसफ खान ने जो सक्रियतापूर्वक समुद्री व्यापार किया था, ये बी वाला कथन क्या है? सही है। सी वाला, समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि लेने वाला मुगल शासक जहांगीर था। समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि लेने वाला मुगल शासक जहांगीर नहीं था। मुगल शासक की रुचि किसमें थी? जहांगीर की चित्रकला में थी, पेंटिंग में थी। और इनके कार्यकाल में जो है चित्रकला का गोल्डन एज कहा जाता है, जहांगीर का काल। लेकिन ये जो है समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि को किसने लिया था? शाहजहां ने लिया था। किसने लिया था? जहांगीर नहीं, शाहजहां। तो सी वाला भी गलत है, जहांगीर की जगह शाहजहां होगा। डी, वर्ष 1630 से मुगलों ने बंगाल के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए संयुक्त चेष्टा की। तो ये कथन सही है कि 1630 से मुगलों ने क्या किया? बंगाल में समुद्री व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए संयुक्त चेष्टा की। ये सही है। अब ई, मुगलों ने पुर्तगाली व्यापारियों को उड़ीसा से बाहर निकाल दिया। मुगलों ने पुर्तगालियों को तो बाहर निकाला, उड़ीसा से नहीं, कहां से निकाला? हुगली, बंगाल से निकाला। कहां से निकाला? हुगली, बंगाल से निकाला। जब हुगली बंगाल से निकाला तो ई वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। और इसमें सही क्या हुआ? बी और डी, बाकी गलत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, जो गलत है उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, शाहजहां, पीटर मुंडी किसके काल में आया था? पीटर अक्सर आता है कि जो व्यापारी आए वो, और किसके काल में आए? अकबर काल में कौन कौन व्यापारी आया? जहांगीर के काल में कौन आया? शाहजहां के काल में कौन आया? तो ध्यान रखिए कि पीटर जो मुंडी है वो शाहजहां के कार्यकाल में ये यूरोपीय यात्री था, भारत आया था। और इसने कहा है कि इटावा के पास नदी में नौकाओं के एक बेड़े का उल्लेख किया है। नाव के बेड़े का उल्लेख कौन कर रहा है? पूछ सकता है अलग से, कौन विदेशी यात्री ने नाव के बेड़ों का उल्लेख किया है? कहां पे? इटावा से। तो किसने किया है? पीटर मुंडी ने किया है।